हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास में आज जो मैंने कल आपको भाग 11 पढ़ाया था केंद्र राज्य संबंध में, उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं जहां से डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण आयोग को मैंने यहाँ पे शामिल किया। सबसे पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा। उसके बाद भाग 12 जिसमें वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद से संबंधित भाग 12 है। इसमें भी केंद्र राज्य के संबंध में ही जो आपका वित्त संपत्ति संविदाएं वाद संबंधी चर्चा भाग 12 में की गई। तो इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत सारे अनुच्छेद थे, लेकिन जिन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से अभी तक आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं और आगे बनने की संभावना और अक्सर यहीं से प्रश्न उठते हैं, उसको मैंने इसमें शामिल किया। जिसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जीएसटी परिषद की यहाँ पे चर्चा करूंगा और एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है वित्त आयोग, उसकी भी चर्चा आपसे करूंगा। तो सबसे पहले भाग 11 के जो पार्ट, उसके जो कुछ आयोग बचे हुए थे, केंद्र राज्य संबंधी कुछ आयोग है, उसकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ। यहाँ डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है, नहीं है। तो वहां पे अगर आप एक बार इसको देख लेंगे तो बहुत आसानी से प्रश्न बना पाएंगे। तो सबसे ऊपर मैंने हेडिंग लिखी है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग, जिसमें मैंने सबसे पहला आयोग लिया है प्रशासनिक सुधार आयोग। सबसे पहला आयोग मैंने लिया है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में आपको क्या रखना, पहली चीज संबंधित किससे है, केंद्र राज्य से संबंधित है। केंद्र राज्य के बीच संबंधों के विषय में इसमें जो है जो आपके केंद्र राज्य से संबंध थे उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनको और मजबूत करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया था। तो उसी में एक सबसे पहला आयोग मैं आपको बता रहा हूँ प्रशासनिक सुधार आयोग। यदि आपसे ये पूछा जाए किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित ये आयोग होगा। इसके संबंध में आपको याद रखना कि इसका गठन 1966 में किया गया। 1966 में इसका गठन किया गया और साथ में मैंने लिखा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, 1966 में। इसका अध्यक्ष कौन था, तो मोरारजी देसाई। इसका अध्यक्ष कौन था, मोरारजी देसाई। और यह एक 6 सदस्यीय आयोग था। इसमें आपको याद रखना है कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में गठित किए गए प्रशासनिक सुधार आयोग में कुल कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। और इन 6 सदस्यों में ही इसके अध्यक्ष भी शामिल है। और उसके बाद केंद्र सरकार, हाँ एक बात याद ये रखिएगा कि इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। और इस आयोग के गठन की सिफारिश किसने की थी, के हनुमतैया ने। आपको याद रखना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन की सिफारिश के हनुमतैया द्वारा की गई थी। इसका गठन 1966 में हुआ था। गठन केंद्र सरकार ने किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ इसमें कितने सदस्य शामिल थे, तो 6 सदस्य प्रशासनिक सुधार आयोग में शामिल थे। फिर इसके द्वारा केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने हेतु 22 सिफारिशें प्रस्तुत की गई। आपको पहली चीज अगर इसका कार्य पूछा जाए तो केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने हेतु, यानी कि इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसके संबंध में बातें इसमें थी। और इसने कुल 22 सिफारिशें इस संबंध में दी थी। ये बात आपको याद रखनी। अब ये जो 22 सिफारिशें दी थी, इसके संबंध में आपको विस्तृत जानने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में बस यहीं से प्रश्न उठ जाएगा और ये 22 सिफारिशें भी आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो प्रथम सुधार आयोग है, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई कर रहे थे, जिसका गठन 1966 में हुआ था, किसकी सिफारिश पे गठन हुआ था, के हनुमतैया की सिफारिश पे गठन हुआ था। और इसके द्वारा कुल 22 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आता है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका गठन तमिलनाडु सरकार ने किया था। आपको याद रखना है कि राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य भी यही था कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार किया जा सके। तो इसके संबंध में आपको याद रखना 1969 में डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में गठन किया गया। तो राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ, 1969 में। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वीपी राजमन्नार। तो राजमन्नार समिति है तो बहुत आसानी से आप पकड़ पाएंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वीपी राजमन्नार थे। गठन 1969 में हुआ था और यह 3 सदस्यीय समिति। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। प्रशासनिक सुधार आयोग में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। तो बात आपको याद रखनी कि राजमन्नार समिति का पहली चीज गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। क्यों किया गया, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वीपी राजमन्नार। डॉक्टर वीपी राजमन्नार थे। फिर आपका सरकारी आयोग, क्या 50 बार इससे प्रश्न नहीं बना सरकारी आयोग से, 50 बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। और डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु किस आयोग का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सरकारी आयोग का गठन किया गया। इसके संबंध में क्या याद रखना है कि 1983 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में। पहली चीज आपको याद रखनी है कि सरकारिया आयोग किसके संबंध में है, केंद्र राज्य के संबंध में। और इसका गठन कब हुआ, 1983 में गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एक जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, RS सरकारिया। कौन थे, RS सरकारिया। तो सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे,
R.S. सरकारिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में 1989 में सरकारिया 1983 में 1969 में ऊपर था राजमन्ना समिति। और इसके संबंध में याद रखना कि 1983 में सुप्रीम कोर्ट के एक जो रिटायर्ड जस्टिस थे, यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, कौन? R.S. सरकारिया। इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय इस आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा 1983 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इसकी सिफारिशों के संबंध में याद रखना कि इसने कुल 247 सिफारिशें दी थी। तो आप 247 तो नहीं याद कर सकते, अगर आपसे सिफारिशों के संबंध में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि इसने कुल कितनी सिफारिशें दी थी। तो सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु कुल 247 सिफारिशें दी थी। फिर पुंछी आयोग, बहुत महत्वपूर्ण। पुंछी आयोग 2007 में सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो ऊपर सरकारिया आयोग में मैंने आपको बताया, वहां सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, कौन? R.S. सरकारिया। लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है कि पहली चीज, पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। सिर्फ आपका एक जो राजमन्ना समिति है, इसका गठन तमिलनाडु सरकार ने किया था। शेष इन सभी आयोगों का गठन किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। तो पुंछी आयोग में क्या याद रखना है कि पहली चीज, गठन 2007 में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भूतपूर्व चीफ जस्टिस, कौन? मदन मोहन पुंछी। आपको याद रखना कौन थे? मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी। और इसका गठन भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया। और इसकी सिफारिश के संबंध में क्या याद रखना कि पुंछी आयोग ने कुल 310 सिफारिशें दी थी। पुंछी आयोग ने कुल 310 सिफारिशें दी थी। और यह भी किससे संबंधित था? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसमें सुधार के संबंध में पुंछी आयोग था। तो जो सरकारिया आयोग 1983 में आया था, इसके बाद इस सरकारिया आयोग द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश बची हुई थी। इसीलिए इस पुंछी आयोग का गठन 2007 में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के थे, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था। और इसने इसके संबंध में 310 सिफारिशें प्रस्तुत की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग थे और इसे डायरेक्ट ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें एक प्रश्न तो डायरेक्ट ये दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग आपका केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तब अगर आप इसको याद रखेंगे तो जो आपका अलग विकल्प आएगा, इससे अलग विकल्प कोई आएगा तो आप बहुत आसानी से अपने उत्तर को चुन पाएंगे। फिर अब हम बात करेंगे भाग 12 की। यह भी केंद्र राज्य संबंध से ही संबंधित है, लेकिन इसमें कुछ वित्त यानी कि वित्त संबंधित बातें, यानी कि धन संबंधी बातें, संपत्ति संबंधी बातें और संविदाएं वाद संबंधी बातें आपके भाग 12 में की गई। अच्छा, इसका विस्तार अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक है। जो भाग 12 है उसका विस्तार अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक है। लेकिन इसके हम कुछ 3-4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहां से अभी तक की परीक्षाओं में प्रश्न उठे हैं और वही प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके अतिरिक्त तो मैंने किसी अनुच्छेद से कोई प्रश्न नहीं देखा है, तो मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 266, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें भारत की संचित नीति का जिक्र किया गया। भारत की संचित नीति का जिक्र आपके अनुच्छेद 266 में किया गया। और संचित नीति क्या होती है? संचित नीति होती क्या है? तो आपको याद रखना है कि संचित नीति वह नीति होती है जिसमें भारत सरकार की आय का भंडारण किया जाता है, जिसमें भारत सरकार की आय जो विभिन्न स्रोतों से भारत सरकार की आय होती है उसको संचित नीति जो होती है उसमें उसका भंडारण यानी कि उसमें उसको संचित किया जाता है। तो भारत की आय के स्रोत क्या है? जैसे बहुत सारे कर लगाए जाते हैं, आय कर है, सेवा जो आपका सेवा सरकार जो सेवा करता है वो GST हो गया। और इसी तरीके से अन्य कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो जितने करों से जो आय होती है प्लस जो ऋण दिया जाता है, सरकार द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसकी जो ब्याज की वसूली होती है, ये सब सरकार के आय के स्रोत हैं। तो सरकार के विभिन्न आय के स्रोतों से जो धन की प्राप्ति होती है, जो सरकार को आय की प्राप्ति होती है, उसका भंडारण अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि में किया जाता है। संचित निधि के विषय में आपको याद रखना। अच्छा, संचित निधि चूंकि भारत की आय का स्रोत इसमें सारा भंडारित है, तो जब भारत को किसी मामले पर भारत सरकार को किसी मामले पर कहीं कोई खर्चा करना है, कहीं व्यय करना है, तो उसके संबंध में आपको याद रखना है कि संसद को इस बात की शक्ति होगी कि वह विनियोग विधेयक पारित कराकर धन निकाल सकती है। संचित निधि से किसको शक्ति होगी? संसद को शक्ति होगी कि वह विनियोग विधेयक पारित कराए, लोकसभा राज्यसभा से पारित कराए, राष्ट्रपति की उस पर अनुमति ले और उसके बाद वह संचित निधि से धन निकाल सकती है। तो संचित निधि से धन निकालने की शक्ति संसद के पास है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 बात करता है आकस्मिक निधि की। तो एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकासी संभव है। तो 266 के तहत जो संचित निधि थी उसमें धन निकालने की शक्ति संसद की थी, लेकिन 267 के तहत आपको याद रखना है
कि यदि भारत में कोई आकस्मिक स्थिति आ गई है, मान लो संचित निधि में पैसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी आकस्मिक आवश्यकता है कि धन निकालना और उस मद में व्यय करना बहुत आवश्यक है, तब राष्ट्रपति की अनुमति से जो आपकी आकस्मिक निधि है, इसमें इसी स्थिति के लिए, इसी आकस्मिक स्थिति के लिए पैसा इसमें संचित रखा जाता है, इसमें भंडारित रखा जाता है, तब राष्ट्रपति की अनुमति से इससे पैसा निकाल कर जो भी आकस्मिक स्थिति है उसमें व्यय किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है और इसमें पैसा निकालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद पैसा निकाला जा सकता है। और अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है और इससे पैसा निकालने के लिए संसद विनियोग विधेयक पारित कराएगी, उसके बाद इससे पैसा निकाला जा सकता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 279 अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद की बात की गई है। अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद की बात की। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको अनुच्छेद 246A के तहत जीएसटी संबंधी बात बताई थी कि जीएसटी का जिक्र अनुच्छेद 246A में किया गया। वहां मैंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि जीएसटी का सर्वप्रथम प्रावधान फ्रांस में आया था, लेकिन जो भारत में जीएसटी लागू है उसका आधार कनाडा में लागू जीएसटी है, जो कनाडा के आधार पर भारत ने अपने यहाँ जीएसटी के प्रावधानों को लागू किया है। तो जीएसटी परिषद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें और यहाँ से प्रश्न उठते हैं कि जीएसटी परिषद गठित करने का अधिकार किसको है। जो जीएसटी परिषद होगी यानी कि जीएसटी काउंसिल होगी, उसको गठित करने का अधिकार आपके राष्ट्रपति को है। जीएसटी परिषद को गठित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अध्यक्ष के संबंध में पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के समय वहां पे आपको दो ऑप्शन देके कंफ्यूज किया जाएगा, एक आरबीआई का गवर्नर दिया जाएगा और दूसरा वित्त मंत्री दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। भारत का जो भी वित्त मंत्री होगा वह जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। फिर कार्य, अगर इसके जीएसटी परिषद के कार्य के संबंध में बात की जाए तो जीएसटी दर का निर्धारण करना जीएसटी परिषद का मेन कार्य क्या है? मुख्य कार्य है। बाकी कार्य तो और इसके बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य है वह जीएसटी की दरों का निर्धारण करना। तो वर्तमान में जीएसटी की 5 दरें हैं। कितनी दरें हैं? वर्तमान में जीएसटी की 5 दरें हैं, जिसमें 0% है, 5% है और उसके बाद आपका 12% है, 18% है और 28%। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी परिषद का जो जीएसटी परिषद है, जीएसटी काउंसिल है, उसका जो मुख्य कार्य है वह जीएसटी की दरों का निर्धारण करना है। वर्तमान में जीएसटी की कुल 5 दरें हैं, जिसमें आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 दरें इसमें शामिल है। फिर वही बात यहाँ मैंने लिखी कि अनुच्छेद 246 में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी समवर्ती सूची पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, बहुत महत्वपूर्ण। जीएसटी कैसा कर, ये भी एक प्रश्न डायरेक्ट आपसे बनता है कि जीएसटी कैसा प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो आपको याद रखना है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अच्छा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में मैंने आपको पहले भी अंतर एक बार बताया था और यहाँ पे भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो स्वयं हमारे द्वारा सरकार को दिए जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में वे कर आते हैं कि जो आपका कर का भुगतान है, जो कर का टैक्स का भुगतान है, वह हमारे द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन हमारे द्वारा डायरेक्ट सरकार को नहीं किया जा रहा, बल्कि हम किसी थर्ड पार्टी को आपको याद रखना कि हम किसी थर्ड पार्टी को उसका भुगतान करते हैं और वह थर्ड पार्टी सरकार को भुगतान करती है। जैसे अगर आपने कोई कपड़ा खरीदा तो कपड़ा खरीदने के बाद आपने जो आपसे जीएसटी ली जाती, जीएसटी वसूली जाती है, वह जिस दुकान से आपने कपड़ा खरीदा है वह दुकानदार आपसे जीएसटी वसूल करता है और उसके बाद वह दुकानदार सरकार को जीएसटी प्रदान करता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में जीएसटी आता है। तो जीएसटी परिषद से ये प्रश्न बन सकते थे। अध्यक्ष के संबंध में आप याद रखिएगा कि इसका अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री होगा और इसका गठन राष्ट्रपति करेगा, ये बात आपको याद रखना। फिर आपका अनुच्छेद 280 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन किया गया है और वित्त आयोग से कई प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा कि वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक संगठन है, एक अर्धन्यायिक निकाय है। आपको याद रखना है कि जो वित्त आयोग है यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। बहुत महत्वपूर्ण, इस शब्द को याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है, तो यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, बात आपको याद रखनी। अगर बात गठन की जाए तो हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह हर 5 वर्ष में नए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, बात आपको याद रखनी। इसका कार्य क्या होता है? केंद्र व राज्य के बीच करों का बंटवारा करना। केंद्र व राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना वित्त आयोग का बहुत महत्वपूर्ण कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वित्त आयोग का क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करना। डायरेक्ट इससे प्रश्न आपसे बन सकता है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। इसके संबंध में इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी यह कितने सदस्यीय निकाय है, तो यह 5 सदस्यीय निकाय है। अगर आपसे पूछा जाए यह 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें आपका एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होते हैं। फिर आता है वित्त आयोग अधिनियम 1958 में पारित हुआ।
प्रथम वित्त आयोग के गठन के लिए जब वित्त आयोग का गठन संबंधी जो अधिनियम था वह कब पारित हुआ था? 1958 में पारित हुआ था। तो वित्त आयोग गठन संबंधी अधिनियम 1958 में पारित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण। इसके प्रथम अध्यक्ष के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में चूंकि 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह है। लेकिन आगे 16वें वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 2025 से 2030 होना है, तो आपको याद रखना कि 16वें वित्त आयोग का भी नाम सामने आ गया है। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। फिर 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाईवी रेड्डी। आपको याद रखना है, प्रश्न आपसे कई बार क्रम से लगाने के संबंध में बन सकता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी थे। 15वां वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 का था, यानी कि वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। और मैंने आपको बताया कि 16वें वित्त आयोग के नाम का भी ऐलान हो चुका है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जिसका गठन 2025 से 2030 के बीच, मतलब इसका कार्यकाल 2025 से 2030 के बीच रहना है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। आपको याद रखना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। और अरविंद पनगड़िया के संबंध में आपको एक बात और याद रखनी है कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता। चूंकि इसका जो इसका गठन है कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, इसीलिए यह अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपता है। बात आपको याद है, बहुत महत्वपूर्ण। इसे सरकार का संतुलक पहिया भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि वित्त आयोग को सरकार का संतुलक पहिया कहते हैं। क्यों कहते हैं संतुलक पहिया? क्योंकि यह केंद्र राज्य के बीच में संतुलन की स्थिति बनाता है, इसलिए इस वित्त आयोग को सरकार का संतुलक पहिया भी कहा जाता है। तो ये आपके वित्त आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। अगर आपको इतना तैयार है तो वित्त आयोग की बात हो, चाहे जीएसटी परिषद की बात हो, चाहे संचित नीति की, चाहे आकस्मिक नीति की बात हो, आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। फिर इसका सबसे अंतिम अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 300A। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, और इसका प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। क्योंकि अनुच्छेद, मैंने आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 31 के तहत जो आपका संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपके जो ये संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो आपको अनुच्छेद 300A याद रखना है कि इसके तहत अब संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है, और इसका प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल आज की क्लास में जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण था मैंने आपको पढ़ा दिया। अनुच्छेद 12 भी हमारा पूरा छोटे छोटे जो है भाग हैं, अनुच्छेद 12 नहीं, भाग 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब छोटे छोटे भाग हैं, और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हम संविधान की क्लास को समाप्त कर देंगे। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपनी हिंदी की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हिंदी की जो भी आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट हो सकता है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, और संविधान संशोधन की 60 वीडियोज के माध्यम से जो श्रृंखला चल रही है वहां जाके आप बहुत आसानी से संविधान संशोधनों को याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।